मजहर भाई, आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस दिन ये सब इकट्ठे बैठे हुए, जब उन्होंने कहा कि जी हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानते हैं और इनको बनाएंगे, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अभी भी मैं मुफाहमत की बात करना चाहता हूं, और उन्होंने फिर उस वक्त बाकायदा नाम लेकर कहा कि पीटीआई के लोगों को भी मैं दावत देता हूं कि आए नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ, मुफाहमत की बात करते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी है। बात तो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, लेकिन सहारा शायद हुकूमत में बैठकर नहीं देना चाह रहे, हुकूमत को सिर्फ हुकूमत बनवाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है? और दूसरा, ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है एज वी स्पीक? शुक्रिया। देखें, अभी असल चीज़ ये है कि पहले थोड़ी तस्हीह कर दूं। हमने शुरू में कहा, उस किताब का जिक्र किया जो हमारे साथी अशरफ शाह साहब ने लिखी है, सहाफत के फारुकुल। उसकी जो लॉन्च है वो संडे को है। अच्छा, लॉन्च संडे को है, ओके। अच्छा, आई थॉट क्योंकि आमिर जिया साहब एक लॉन्च पे गए हुए थे, तो आई थॉट कि ये भी उसी दिन हुई है। ओके ओके ओके, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। तो हमने एक्सपोज तो नहीं कर दिया किताब को पहले लॉन्च से? वो किताब बहुत मजे की किताब है। उसमें जो सहाफत के 69 to 76 जो पीरियड है, उस पीरियड को उन्होंने वो किया है, और बहुत हर रिपोर्टर को, हर जर्नलिस्ट को पढ़नी चाहिए। आखिर में जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो उसका एक पैरा जरूर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं, देखिए, हमारे सारे सियासतदान मुफाहमत की बात करते हैं। हम मीसाक़ मईशत की शहबाज शरीफ ने बात की, आसिफ जरदारी साहब ये बात करते हैं, लेकिन जब हम जलसों में खड़े हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, तो जो अल्फाज का हमारा चुनाव होता है वो इस तरह का होता है कि उससे मुफाहमत के रास्ते दूर होते चले जाते हैं। हम इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, हर तरफ की बात कह रहा हूँ मैं, उससे होता क्या है? उससे होता ये कि फिर जब मुफाहमत की बात शुरू होती है तो फिर लोग ये कहते हैं कि यार, कल तक तो आप इनके बारे में ये कह रहे थे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, आज आप इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो आप वो काम करें क्यों? आप इख्तलाफ करें, आप तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव हमारे यहाँ होता है तनकीद का, वो तनकीद से ज़्यादा तज़हीक बन जाती है। वो एक क्रिटिसिज्म से ज़्यादा डायरेक्ट पर्सनल अटैक्स बन जाते हैं। हम अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, तो आप मुफाहमत से दूर होते चले जाते हैं। आज आप बैठ के मुफाहमत की बात करते हैं, लेकिन अभी आप तकरीर में 50 बातें कर जाएंगे किसी के हवाले से। आप टॉक शोज में बैठ के आपकी टोन इतनी सख्त हो जाती है एक दूसरे के खिलाफ, इतनी हाई पिच पर गुफ्तगू हो जाती है कि उसके बाद जब मुफाहमत होती है, मुफाहमत के लिए बैठते हैं, तो फिर आप एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, और पता नहीं मुझे कि अपने कल के किए पर शर्मिंदा होते हैं या नहीं होते हैं एक दूसरे से। तो उस टोन पे ले ही ना जाएं जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तकरीबन आप आ जाएं उस पे। दूसरी बात ये कि पीटीआई को, जिस तरह आमिर ने कहा, पीटीआई को एज अ अपोजिशन पार्टी से अपने आप को, इस वक्त उनके पास एक चांस होता है जब पार्टी अंडर प्रेशर होती है, जब पार्टी सप्रेस्ड होती है, जब पार्टी जो है, पार्टी के लोग जेलों में होते हैं या फरार होते हैं, तो पार्टियां, और जिस तरह हम कहते हैं कि जो लिखारी है, उसका लिखारीपन उस वक्त निखरता है जब पाबंदी होती है। सही, कि पाबंदी में आप किस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह सियासी जमातों को ये सोचना पड़ेगा कि पाबंदी लगती है जब, तो पाबंदी में आप किस तरह काम करना चाहिए, आपको किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरह, जिस तरह भी जो आमिर बात कर रहे थे कि जिस लॉन्च किताब पे गए थे, वो उस किताब का उन्वान था अंडरग्राउंड। पाकिस्तान में अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स हमने 50s, 60s, 70s, 80s में पढ़ी भी है उसके हवाले से, और फिर अपने पीरियड में देखा भी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है एक लर्निंग से भी आती हैं आपको। तो नए पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो, उन्हें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। आप आज की सिर्फ यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को गाली देंगे तो आपकी शायद तसल्ली हो जाए, तस्कीन हो जाए, लेकिन आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो अगर आपको सीखना है तो आप सीखेंगे, पढ़ने से ही सीखेंगे। आप चीज़ों को, हमारे यहाँ जब तक उस टोन पे, और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है
लीडरशिप गाइड करती है। मजहर अब्बास भाई, मुझे एक बात बताएं कि अब भी ये तो चल रहा है मामलात के जी गवर्नर फलां गवर्नरशिप उनको दे देंगे, फलां ये दे देंगे। एमक्यूएम ने कहा कि नहीं जी, कामरान टिसोरी साहब को ही चलना चाहिए। अगले रोज़ मेरे साथ एमक्यूएम के एक बड़े लीडर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हम तो यही कहेंगे क्योंकि उन्होंने जो कारनामे किए हैं शायद कोई और भी नहीं कर सकता। कोई 50,000 स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और मुफ्त पढ़ रहे हैं। पता नहीं, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि आप कराची में बैठे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। बलूचिस्तान का मामला वहीं पर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अब आए रोज़ जो है ज़्यादा गुस्से में आते जा रहे हैं। ना उनको केपी में कुछ मिल रहा है, ना बलूचिस्तान में। गफूर हैदरी साहब की मुलाकात तो हुई सागडार से, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो एक बन रहा है स्ट्रेंज बेड फेलोज सारे, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिल्कुल दीवार के साथ लगा चुके हैं या उनके लिए अभी भी स्पेस है? देखिए, सिंध में तो मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। एमक्यूएम और पीएमएलएन में तकरीबन हो गया है। ज़ाहिर है जो उनकी तरमीम वगैरह के हवाले से हैं वो उनको भी पता है कि वो नहीं हो सकती, इसलिए कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। एमक्यूएम को चाहिए था कि अगर उन तरमीम में जो संजीदगी दिखाई जाती तो आप पहले तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेते हैं, क्योंकि अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी से किसी तरमीम को पास करवाना है तो आप पहले तमाम जमातों को एतमाद में तो लें। आप उसको एक बारगेनिंग चिप थोड़ी बनाते हैं किसी भी जमात से बात करके। ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो वो तो नहीं होता। जहाँ गवर्नर सिंध का है, हाँ ज़्यादा कभी इम्कान इसी का है कि जो मौजूदा गवर्नर हैं ये कंटिन्यू रहें। कामरान टिसोरी साहब, जो आपने बात की कि वो गवर्नर हाउस में, तो गवर्नर हाउस में वो कर रहे हैं या किसी एनजीओ के थ्रू करवा रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो उसकी वजाहत भी मेरा ख्याल है ज़रूरी है। यकीनन अच्छा काम कर रहे होंगे। ट्रैफिक बहुत जैम रहता है, इतना रश होता है बाहर, तो वो, लेकिन इसको देखने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़ाहिर है एमक्यूएम को 2 या 3 वजारतें मिलेंगी। एमक्यूएम की पॉलिटिक्स आज स्टैंड कहाँ कर रही है, ये मुझसे कई बेहतर खुद एमक्यूएम जानती है कि उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो अब इनके पास जैसे भी 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों के साथ वो किस तरीके से लोगों को जो है वो जाके सर्व कर सकते हैं। ज़ाहिर है एमएनएज एमपीएस के डेवलपमेंट फंड्स भी होते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ लोकल बॉडीज़ में चीज़ें ट्रांसफ़र ही नहीं हुई हैं, तो हम एमएनएज और एमपीएस के थ्रू ही देखते हैं। और माशाल्लाह एमएनएज एमपीएस ही लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। तो असल चीज़ देखनी है कि उन डेवलपमेंट फंड्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें अगर करने पे आए तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये तो एमक्यूएम और इनका जो मामला है वो तो रहेगा। जहाँ तक आपने मौलाना की बात की, मौलाना फजलुर रहमान मेरा ख्याल है अपनी पिछले चंद सालों में अपनी पॉलिटिक्स के सबसे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही हैं, खासतौर पे 2018 ऑनवर्ड्स। कि ऐसी क्या चीज़ हुई कि पीएमएलएन के साथ भी उनके रवाबित जो है वो कशीदा हो गए, और पीपल्स पार्टी के साथ भी। पीपल्स पार्टी के साथ फिर ज़रा पहले से उनके मामलात कशीदा थे, और लेकिन पीएमएलएन के साथ ऐसा क्या हुआ है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने ही मौलाना को डिच कर दिया है, दोनों ने ही मौलाना को दीवार से लगा दिया है। अब मौलाना का रिएक्शन किस तरह का आता है और उसके क्या जो है नुकसानात हो सकते हैं। एक तरफ मौलाना को पीटीआई जो है, आज उन्होंने जिस तरह बुशरा बीबी के हवाले से बयान दिया कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है घर के अंदर, इसी तरीके से जब पीटीआई का वफ्द मिलने गया था तो कहीं ना कहीं वो ये हिंट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को कि वो किसी भी वक्त पीटीआई के साथ भी जा सकते हैं। जाने से मुराद ये कि पीटीआई के मौक़िफ़ की ज़्यादा हिमायत करना शुरू कर देंगे।